स्टार्ट करो। नमस्कार दोस्तों, आज हम टॉपिक जो हमारा अधूरा रह गया था उसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। बीच में पिछली क्लासेस में काफ़ी तकनीकी खामी आई थी, वो हमने अभी दूर की हैं और उम्मीद है ये क्लास आज समाप्त कर देंगे। उसके बाद फिर नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। पुराना जो टॉपिक हमारा चल रहा था, आपको ध्यान है, टाइप्स ऑफ माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। पिछली क्लास में हमने माउंटेन्स के बारे में देखा कि माउंटेन्स कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से होते हैं वो। उसके बाद फिर हमने डोम शेप माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, रेसिड्यूल माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, और इसके बाद फिर हमने आयु के अनुसार पर्वतों का वर्गीकरण क्या होता है, आर्कियन है, कैलेडोनियन है, हर्सिनियन है, एल्पाइन है। तो इस प्रकार से हमने इन पर्वतों का अध्ययन किया। फिर ऊंचाई के हिसाब से वेरी हाई, मीडियम, लो। उसके बाद हमने पठार देखे, कितने प्रकार के होते हैं, लावा ग्लेशिएटेड पठार, एलोइन पठार और जो जलज पठार होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया। फिर हमने देखा कि पठारों की लोकेशन के आधार पर उनका वर्गीकरण किस प्रकार से है। वो हमने देखा कि अंतर पर्वतीय होते हैं, पर्वत पदीय होते हैं जो पर्वतों के नीचे होते हैं, या कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू या महाद्वीपीय प्रकार के पठार, जो बड़े बड़े पठार होते हैं वो हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, पठारों का वर्गीकरण जलवायु के आधार पर। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज श्री गंगानगर, ज्योग्राफी से, और आप सबका उड़ान की फ्री कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज के टॉपिक को हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, पठारों के प्रकार जलवायु के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं आप देखें, ह्यूमिड प्लेट्यू यानी आर्द्र पठार, ड्राई, एरिड और आइज्ड प्लेट्यूज। ह्यूमिड क्या होते हैं, ह्यूमिडिटी क्या चीज होती है, नमी, आर्द्रता। आर्द्रता क्या चीज होती है, किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित तापमान पर वायु में मौजूद नमी को हम ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। अगर तापमान बढ़ता है तो वायु में नमी को ग्रहण करने की क्षमता अधिक हो जाती है, तापमान घटता है तो नमी को ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि एक निश्चित तापमान, निश्चित स्थान पर, निश्चित तापमान पर मौजूद वायु में नमी का प्रतिशत ही आर्द्रता कहलाता है, ह्यूमिडिटी कहलाता है। तो जहां पर ह्यूमिडिटी अधिक है उस प्रकार के पठारों को हम लोग आर्द्र प्रकार के पठारों के रूप में जानते हैं। आर्द्र पठार कौन से, वहां जहां पर ह्यूमिडिटी 50% से अधिक हो। 50% से अधिक जिस इलाके में ह्यूमिडिटी या आर्द्रता मिलेगी उसे हम लोग आर्द्र पठार के रूप में जानते हैं। इसके अगर उदाहरण हम लोग देखें तो मेघालय और मालागासी, मालागासी का पठार और मेघालय का पठार। मालागासी आपको पता है कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर एक बड़ा सा द्वीप है जिसे मेडागास्कर के नाम से भी जाना जाता है, मालागासी या मेडागास्कर के नाम से भी जाना जाता है। और मेघालय के बारे में आपको पता है कि भारत के पूर्वोत्तर में या भारत के जो पूर्वी प्रदेश हैं वहाँ पर एक हमारा राज्य है मेघालय, जिसका नाम ही मेघालय है, मेघों का आले, बादलों का घर। तो जिसका नाम ही मेघालय है वहाँ आर्द्रता होना लाजिम है, वहाँ पर ज़रूर आर्द्रता काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। आर्द्रता इतनी ज़्यादा पाई जाती है कि मेघालय में मिलने वाले जो स्थान हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, चेरापूंजी और मोसिनग्राम, यहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है चेरापूंजी और मोसिनग्राम के बीच में। पहले चेरापूंजी था, अब मोसिनग्राम शिफ्ट हो चुका है वो, लेकिन दोनों ही चीज़ें हम साथ साथ बोल सकते हैं। ये दोनों ही मेघालय में है। और वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जंतिया, उन पहाड़ियों के बीच में होता है और बादल यहाँ पर हमेशा मिलते हैं, वर्षा होती रहती है, इसलिए आर्द्रता भी बहुत अधिक रहती है। इसीलिए जो मेघालय का पठार है उसे एक आर्द्र पठार या ह्यूमिड प्लेट्यू के रूप में जाना जाता है।
अब आ जाए ड्राई और एरिड प्लेट्यूज। शुष्क पठार, ये वो पठार हैं जहां पर आर्द्रता बहुत कम होती है, नमी बहुत कम होती है, ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है और ड्राइनेस ज़्यादा होती है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, वहां पर नमी कम होती है, ड्राइनेस या शुष्कता अधिक होती है। तो जिन क्षेत्रों में शुष्कता अधिक होती है, जिन पठारों में शुष्कता अधिक होती है, उन्हें हम ड्राई प्लेट्यूज के नाम से जानते हैं। इनमें देखें तारिम बेसिन, गोबी का जो मरुस्थल है, तारिम का भी एक पठार भाग है, गोबी मरुस्थल भी है और पठार भी है। पोटवार बेसिन जो ऊपरी पाकिस्तान या हम लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के आसपास देखते हैं, पोटवार बेसिन, पहली क्लासों में भी हमने इसके बारे में बताया था, ये पाकिस्तान के पास है पोटवार बेसिन, ये भी एक प्रकार का ड्राई प्लेट्यू है। गोबी मरुस्थल भी है और पठार भी है, चीन में है, तो गोबी जो है उसको भी हम लोग गोबी पठार के रूप में जानते हैं, ड्राई। तारिम बेसिन ये भी चाइना के आसपास मिलता है, ये भी एक प्रकार का ड्राई प्लेट्यू माना जाता है। तीसरे नंबर पर आ जाए आप आइस्ड प्लेट्यू, हिम मंडित पठार। हिम मंडित पठार का मतलब क्या है कि ऐसे पठार जो हमेशा बर्फ से ढके हुए रहते हैं, जिन पर बर्फ की कई परतें हमको मिलती हैं और खासकर वो उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। उच्च अक्षांशों का मतलब क्या है कि आपको पता है कि जो हमारी अक्षांश है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक इनका विस्तार है। 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा है, 90 डिग्री पर ध्रुव होते हैं। तो 0 से 23.5 डिग्री तक तो थोड़ा सा ठीक ठाक मौसम, गर्मी का मौसम रहता है, उष्ण भी रहता है और शुष्क भी, नम भी रहता है। तो गर्मी जहाँ ज़्यादा रहती है भूमध्य रेखा के आसपास, लेकिन उसके ऊपर 23.5 से लेकर के आप 66.5 तक मान सकते हो, मिला जुला मौसम है। लेकिन 66.5 के ऊपर शीत क्षेत्र है, कोल्ड एरियाज हैं, ठंडे क्षेत्र हैं। ऐसे क्षेत्रों में बर्फ हमेशा पड़ी रहती है, जमी रहती है और उच्च अक्षांशों के आसपास इस प्रकार के जो पठार हैं, उच्च अक्षांशों में जो पठार मिलते हैं उनको हम लोग आइस्ड प्लेट्यूज के नाम से जानते हैं या हिम मंडित पठारों के रूप में जानते हैं, जिसमें ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका शामिल है। ग्रीनलैंड के बारे में मालूम है आपको कि बहुत बड़ा द्वीप है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के मध्य एक द्वीप है बड़ा सा ग्रीनलैंड, जहां एस्किमो काफ़ी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। अंटार्कटिका दक्षिण में पूरा का पूरा महाद्वीप है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर कई सैकड़ों सालों से बर्फ उसी अवस्था में जमी हुई है, पिघली नहीं है। हर साल उसके ऊपर नई बर्फ पड़ जाती है और वो बर्फ दब जाती है। यहाँ पर 40-40, 50-50 फुट गहरी बर्फ की परतें भी देखने को मिलती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि अगर आपको जलवायु का अध्ययन करना है तो आप अंटार्कटिका या ग्रीनलैंड में गहराई में से जाके बर्फ का सैंपल लें और उस बर्फ की परतों का अध्ययन करें, तो आपको किस किस युग में क्या क्या जलवायु परिवर्तन हुआ था उसके बारे में स्पष्ट पता लग जाता है। क्योंकि बर्फ जो है वो काफ़ी कुछ अपने अंदर समा के रखती है, बर्फ के ऊपर नई परतें बिछ जाती हैं और उस ज़माने की जलवायु विशेषताएं उस परत में देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आप नीचे से बर्फ निकालकर उसका अध्ययन करें, उनकी परतों का अध्ययन करें, तो जलवायु परिवर्तनों के बारे में काफ़ी गहरा अध्ययन हम कर सकते हैं ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के क्षेत्रों में बर्फ को देखकर या पढ़कर। इस प्रकार की कई लाइब्रेरीज कनाडा, ग्रीनलैंड और यूरोपीय देशों में, नॉर्वे वगैरह में हैं, जो बर्फ की विभिन्न परतों का अध्ययन करके जलवायु परिवर्तनों के बारे में पता लगा रही है। तो ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, जलवायु के आधार पर पठार कितने प्रकार थे, 1, 2, 3, आर्द्र पठार, ड्राई या एरिड और आइस्ड पठार, इन्हें हम लोग हिम मंडित पठार भी कहते हैं। अब आ जाए विकास की अवस्था के आधार पर पठारों का वर्गीकरण। विकास मतलब हर चीज का विकास होता है, मेरा विकास हुआ है, आपका विकास हुआ है, किताब का विकास होता है, कोई चीज, कोई पत्थर बाहर आपके घर के बाहर पड़ा हुआ है, कई साल पड़े रहने के बाद वो टूट फूट भी हो सकता है, उसका चूरा भी बन सकता है, हर चीज में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से पठारों में भी परिवर्तन होता है। जो पठार की अवस्था आज है, जरूरी नहीं है कि ये आपको 100 साल बाद भी यही अवस्था मिले। आज से 100 साल पहले उसकी दूसरी अवस्था थी, आज दूसरी अवस्था है, कल तीसरी अवस्था हो जाएगी। इसी को हम उनके विकास के बारे में विकास कहते हैं, पठारों का या धरातल का विकास कहते हैं। जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास की अवस्था पर पठारों को इन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, जिनमें यंग प्लेट्यू, नवीन पठार
ये वो पठार होते हैं जो अभी नए नए बने होते हैं, कुछ 100 साल हुए इनको बने हुए होते हैं, और नदी इनको काटना प्रारंभ कर देती है, नदी इनमें अपरदन करना प्रारंभ कर देती है, नदी इनको काटना शुरू करती है, गहरा करना शुरू करती है, इनमें घाटियों का निर्माण करती है, गॉर्ज का निर्माण करती है, कैनियंस का निर्माण करती है। आगे जाके आपको बताएंगे कि कैनियन और वो सब क्या है। तो कैनियन क्या होता है, गॉर्ज घाटी क्या होती है, वी आकार की घाटी नदी तैयार करती है। नदी जब बहुत अधिक संकरी हो जाती है, गहरी हो जाती है, तो फिर वो कैनियन के रूप में जानी जाती है। जब वो अत्यधिक संकरी हो जाती है तो फिर उसे गॉर्ज के रूप में भी माना जाता है। तो गॉर्ज क्या है, गहरी संकरी घाटी जिसकी की दीवारें खड़ी, जिसकी की ढाल जो है वो दीवार की तरह से खड़ी रहती है। यूएसए में है कोलोराडो। कोलोराडो नदी एक कैनियन बनाती है, ग्रांड कैनियन। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है ग्रांड कैनियन, जो कि कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित है वहां पर। इसी प्रकार से भारत में कौन सी नदी है जिसको कि कोलोराडो ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो है सतलुज नदी। जिस प्रकार से कोलोराडो अमेरिका में गहरे खड्ड और कैनियंस बनाती है, गॉर्ज बनाती है, इसी प्रकार से सतलुज नदी भी हिमाचल प्रदेश में बहुत गहरे गहरे खड्ड, खाइयाँ इत्यादि बनाती हुई चलती है। तो इसलिए जो काम कोलोराडो नदी यूएसए में करती है वही काम सतलुज नदी भारत में करती है, इसीलिए सतलुज नदी को भारत की कोलोराडो के नाम से जाना जाता है। तो जब नदी घाटियां बनाती है, कगार क्या होते हैं, तीक्ष्ण कगार, एकदम दीवार की तरह से खड़ी हुई घाटी की ढाल। कई ढाल मंद होती हैं, इस तरह मंद होती हैं, कई थोड़ी तीव्र मंद होती हैं, कई बिल्कुल खड़ी होती हैं। जब खड़ी ढाल मिल जाए कहीं पर तो हम उसे कगार के रूप में या क्लिफ, अंग्रेजी में क्लिफ के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर कई क्लिफ्स आपको तीक्ष्ण तेज क्लिफ्स या स्टीप क्लिफ्स देखने को मिलती हैं। दूसरी अवस्था क्या है विकास की, मैच्योर प्लेट्यूज। ऐसे पठार जो प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, जो नवीन अवस्था को पार करके अब मैच्योरिटी के रूप में आगे, प्रौढ़ के रूप में आगे हैं, उन पठारों को मैच्योर पठार या प्रौढ़ पठार के रूप में जाना जाता है। इनकी क्या विशेषता होती है, ये उबड़ खाबड़ होते हैं, विषम होते हैं, इनमें कंदराएं देखने को मिलती हैं, कटक देखने को मिलते हैं, यानी कि उबड़ खाबड़ होते हैं, अनइवन प्लेट्यूज। विषम मतलब यहाँ पर अनएक्सेसिबल एरियाज बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें एक्सेस करना, इसमें घुसना बहुत मुश्किल है। कंदराएं, केव इत्यादि यहाँ पर काफ़ी मिलती हैं, केव्स वगैरह बहुत मिलती हैं। कटक क्या होती है, रिज। रिज क्या होती है, एक छोटी पहाड़ी की श्रृंखला, छोटी छोटी पहाड़ियों की जो श्रृंखला होती है उसे, पर्वत श्रेणी अलग होती है, कटक अलग होती है। पर्वत श्रेणी तो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों की श्रृंखलाएं होती हैं। कटक क्या चीज़ होती है कि छोटी छोटी पहाड़ियों की श्रृंखलाएं, जिसे हम रिज या कटक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, उबड़ खाबड़ एरिया मिलेगा, रिज मिलेगा, अनएक्सेसिबल एरियाज मिलेंगे, केव्स मिलेंगे, अनइवन एरिया मिलेगा। तो इस प्रकार की आकृतियां जिन पठारों में देखने को मिलती हैं उन्हें हम मैच्योर प्लेट्यू या प्रौढ़ पठार के रूप से जानते हैं। इसका प्रमुख एग्जाम्पल एप्लेशियन का पठार। आपको बताया था कि यूएसए के पूर्वी भाग में एप्लेशियन पर्वतमाला है, और वो पर्वतमाला बहुत ज़्यादा खनिजों से युक्त भी है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्वतमाला है। बार बार इसका नाम आएगा, और आज फिर आ गया कि उसी के नीचे जो पठार है, उठा हुआ भाग है, टेबल शेप लैंड है, उसको हम एप्लेशियन प्लेटो के नाम से जानते हैं, जो कि एक मैच्योर प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आ जाओ आप ओल्ड प्लेट्यू। ऐसे पठार जो वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी एज काफ़ी हो चुकी है। इनकी खास बात क्या होती है कि संप्राय मैदान में कन्वर्ट हो जाते हैं। संप्राय मैदान, पेनी प्लेन। नदी जब किसी पर्वत को या ऊंचे भाग को काट कर, घिसा कर, तोड़ कर, अपरदित करके एक मैदान के रूप में परिवर्तित कर देती है तो वो संप्राय मैदान कहलाता है, या पेनी प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो जब पठार भी अपरदित होकर के, टूट फूट, अपक्षय का अपरदन से प्रभावित होकर टूट फूट के वो एक मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम ओल्ड प्लेट्यू या वृद्धावस्था के पठारों के रूप में जानते हैं। भारत का रांची पठार इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। रांची आपको मालूम है कहां पर है, झारखंड में। तो रांची का जो पठार है वो भी एक तरह का संप्राय मैदान कहलाता है। नेक्स्ट आ जाए रिजुविनेटेड प्लेट्यूस, पुनर्जीवित
पठार, पुनर्युवित, ये होते हैं जो ओल्ड अवस्था को, वृद्धावस्था को जो पठार प्राप्त कर चुके होते हैं, वृद्धावस्था को अचानक ज़मीनी हलचलों के वजह से, भूकंप की वजह से या नीचे जो धाराओं की वजह से धरातल अचानक वापस ऊपर उठ जाता है। तो जो पठार अपनी वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुका था वो वापस उठ करके युवा हो जाता है, क्योंकि उसकी ऊंचाई बढ़ गई। अब फिर इसमें जो है नदियां काटेंगी, घाटियां बनाएंगी, घिसाने में फिर उतना ही समय लगेगा। तो ऐसे पठार जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके थे परंतु आंतरिक हलचलों के कारण वापस उनकी जमीन ऊंची उठ गई, जैसे पोटवार बेसिन उठा था, पोटवार का पठार जो है वो जमीन से ऊपर उठ गया था पुनः, तो उसके उठने वाले जो हैं उनको हम लोग पुनर्जीवित पठारों के नाम से जानते हैं, जो आंतरिक हलचलों के कारण वृद्धावस्था के उपरांत उनका वापस उत्थान होता है। तो ये तो थे पठार। अब हम आए प्लेन्स की तरफ, मैदानी भागों की तरफ। मैदान लगभग समतल क्षेत्र होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल समतल होते हैं, इनमें ढाल भी होती है परंतु ढाल बहुत मंद होती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की ढाल होगी, जो आपको सामान्यतः देखने से आप पहचान नहीं पाओगे। पर्वतों की ढाल तो आप देख सकते हो, पठारों की ढाल भी आप देख के पहचान सकते हो कि ढलान है, लेकिन मैदानों की ढलान आप महसूस नहीं कर पाएंगे। वो तो जब सर्वेक्षण होता है तभी पता लगता है कि इस मैदान की कितने डिग्री ढाल है। तो उसकी भी ढाल होती है, लेकिन वो देखने में लगभग समतल मैदान लगता है। विश्व की जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है सबका लगभग इन्हीं मैदानी भागों में हुआ था। जैसे मिस्र की सभ्यता है तो नील नदी के मैदान में हुआ था। हमारी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो सिंधु नदी की घाटी के आसपास उसके मैदानों में हुआ था। दजला फरात की जो सभ्यता है वो दजला फरात नदियों के जो मैदान थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास वहीं हुआ था। तो इस प्रकार से चीन की जो सभ्यता है उसका विकास भी नदियों के मैदानों पर हुआ था। तो ज़्यादातर जो सभ्यताएं हैं उनका विकास, उनका उद्भव इन्हीं मैदानी भागों में हुआ था, क्योंकि मैदानी भागों में रहना आसान है, काम करना आसान है, ट्रांसपोर्टेशन आसान है, सड़कें बनाना, शहर बनाना आसान है और खेती करना आसान है, नदियां नहरें बनाना आसान है। इसलिए इन क्षेत्रों का विकास बहुत अधिक होता है, बहुत जल्दी होता है और इन्हें जो है हम मैदानी भागों के रूप में जानते हैं। मैदानी जो भाग हैं उनमें निर्माण प्रक्रिया के आधार पर आप 2 प्रकार के मैदान बना सकते हैं, बांट सकते हैं। एक अपरदनात्मक, एक निक्षेपणात्मक। अपरदनात्मक का मैदान का मतलब क्या है? इरोजनल प्लेन्स। और निक्षेपणात्मक का मतलब क्या है? डेपोजिशनल प्लेन्स। यानी जो अपर्दन होकर के बड़े बड़े पहाड़ हैं, पठार हैं, उनको वायुमंडल या अन्य ज्योग्राफिकल शक्तियों ने अपर्दित कर दिया, घिसा दिया, तोड़ दिया, उठा करके वहाँ शिफ्ट कर दिया, वो अपर्दनात्मक मैदान होते हैं। और जब नदी द्वारा लाई गई मलबे को बिछा दिया जाए या हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई रेत को बिछा दिया जाए तो उनके द्वारा जो मैदान तैयार होते हैं उन्हें निक्षेपणात्मक मैदान या डेपोजिशनल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। अपर्दनात्मक में नदी भी काट सकती है उसको, हिमानी भी काट सकती है, वायु भी कर सकती है और कास्ट। कास्ट का प्रदेश क्या होता है? चूना प्रदेश। चूना प्रदेश में पानी उस प्रदेश में घुसकर उसको काट करके मैदानों में कन्वर्ट कर देता है। तो जहाँ पर नदी है, हिमानी है, वायु घर्षित और कास्ट टोपोग्राफी मिलती है, वहाँ पर जो अपर्दनात्मक तरीके से जो मैदान तैयार होते हैं, अपर्दन के कारण जो मैदान तैयार होते हैं, उन्हें हम अपर्दनात्मक मैदान कहते हैं। और निक्षेपणात्मक मैदान वो हैं जो जमाव के कारण बनते हैं। जलोढ़, पानी के द्वारा बहाई गई मिट्टी, हिमोड़, हिम अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी मैदान लेके आता है, रेत लेके आता है, उसको बिछा करके जो मैदान बनाता है जिसे आउटवाश प्लेन के नाम से भी जानते हैं। तो जलोढ़ मतलब जल के द्वारा तैयार मैदान, हिमोड़ यानी हिम के द्वारा, हिम के जो अवशेष होते हैं उनके द्वारा लाई गई मिट्टी, कंकड़ पत्थर को बिछा करके जो मैदान तैयार करता है उसे हिमोड़ द्वारा तैयार मैदान कहते हैं। लोयस, लोयस क्या है? चीन का प्रमुख मैदान है जो मिट्टी उड़ा करके ला करके किसी क्षेत्र में बिछा देता है। चीन के ऐसे भाग में जहाँ पर कुछ भी नहीं था, मिट्टी आई, उड़ करके हवा मिट्टी लेकर आई और उस रेत को, मिट्टी को बिछा दिया,
आज की डेट में वो लोएस का मैदान काफ़ी उपजाऊ मैदान माना जाता है। लेकिन इस मैदान की जो मृदा है वो उसकी खुद की वहाँ की नहीं है, बल्कि वायु द्वारा कहीं दूसरी स्थान से ला करके वहाँ बिछाई गई है। तो ऐसे मैदानों को लोएस मैदान कहेंगे। लावा निर्मित मैदान, लावा निकल करके धरातल पर फैल जाता है और वो जब समतल हो जाता है तो ऐसा लावा जो है वो एक मैदानी भाग तैयार करता है जिसे हम लावा निर्मित मैदान बोलते हैं। इसकी खास बात कि इसमें काली मिट्टी होती है और इसमें जो है गन्ना और कपास जैसी फसलें काफ़ी अच्छी उगाई जा सकती हैं। तो इसे हम लावा निर्मित मैदान के रूप में जानते हैं। झील निर्मित मैदान, कई बार झील होती है वो सूख जाती है और वहाँ पर जो मैदान बन जाता है वो झील निर्मित कहलाते हैं। कई बार झील का तल जो है वो ऊंचा उठ जाता है, पानी गायब हो जाता है, तो वो झील का एक मैदान होता है, तो वहाँ पर झील निर्मित मैदान बन जाता है। तो झील के द्वारा भी मैदानों का निर्माण होता है। ये निक्षेपणात्मक प्रकार के मैदान हैं। इरोजनल प्लेन्स क्या है? अपरदनात्मक मैदान क्या है कि इसमें अपरदन चक्र की समाप्ति पर सभी उच्चावच संप्रदाय मैदानों में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अपरदन चक्र क्या है? साइकिल ऑफ इरोजन। साइकिल ऑफ इरोजन क्या है कि किसी जमीन पर, धरातल पर किसी भी स्थान का ऊपर उठना, स्थिर होना, उठने के बाद वापस उसका अपरदित होना, घिसना और घिस करके वापस समतल हो जाना। यानी अगर आप ये देखें, ये जो मैदान है ये अब ऊपर उठ रहा है पहाड़ी के रूप में, उठ गया और उठने के बाद अब ये ऊपर से घिसना शुरू हो गया और घिसना शुरू होते ही वापस ये मैदान के रूप में कन्वर्ट हो गया। मैदान से पहाड़ी बनना और पहाड़ी से वापस मैदान बनना, ये जो प्रक्रिया होती है और जिस अवधि में होती है उस अवधि को हम लोग अपरदन चक्र के रूप से जानते हैं, साइकिल ऑफ इरोजन के रूप में जानते हैं। इसकी अलग थ्योरी है, पेंग की थ्योरी है और अलग सारी थ्योरी है साइकिल ऑफ इरोजन की, वो किसी अगली क्लास में करेंगे। अभी तो आप इतना समझ लें कि अपरदन चक्र क्या है। किसी भी स्थान के ऊपर उठने से लेकर के वापस उसके मैदान के रूप में परिवर्तित होने के बीच की जो अवधि होती है उस अवधि को, उस समय को हम अपरदन चक्र कहते हैं। और ये अवधि कोई 1, 2, 3 मिनट या घंटे की या 4, 5, 6 घंटे की या 24 घंटे की या 1, 2 दिन की नहीं होती है, ये कई 100 साल की होती है। सैकड़ों साल लग जाते हैं किसी एक क्षेत्र को ऊंचा उठने में और सैकड़ों साल लग जाते हैं उसे वापस घिस के मैदान में परिवर्तित होने के लिए। लेकिन ये जो सैकड़ों साल का अरसा है, ये जो अवधि है, इस अवधि को आप साइकिल ऑफ इरोजन के नाम से जान सकते हैं। तो अपरदनात्मक मैदान कौन से होते हैं? जो अपरदन चक्र की समाप्ति पर सभी उच्चावच खत्म होकर एक समप्राय मैदान, एक समतल मैदान के रूप में बदल जाते हैं, उसे हम लोग इरोजनल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। इसमें नदीकृत मैदान आपको बताया कि जब नदीकृत मैदान बनता है, रिवराइन प्लेन्स बनते हैं, तो इन मैदानों में मोनाडनॉक मिलते हैं। अब मोनाडनॉक्स क्या होते हैं? ये आईएएस में कई बार पूछे जा चुके हैं कि मोनाडनॉक्स क्या है। आईएएस आरएस में कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, मोनाडनॉक्स क्या चीज़ होती है। मोनाडनॉक्स क्या होते हैं कि जब पेनी प्लेन बनता है, जब संप्रदाय मैदान नदी बनाती है, उसमें कुछ चट्टानें बिना टूटी हुई रह जाती हैं, उनका चूर्ण नहीं बनता और वो चट्टानों के टुकड़े उस मैदान में खड़े हुए दूर से ही नजर आते हैं। तो ये जो चट्टानें हैं जो उस मैदानी प्रदेश में खड़ी हुई नजर आती हैं, इन चट्टानों को हम मोनाडनॉक्स के रूप में जानते हैं, मोनाडनॉक्स के रूप में जानते हैं। पेरिस और लंदन के मैदानों में इस प्रकार के मोनाडनॉक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, नदी के मैदान में। फिर आ जाए आप हिमानीकृत मैदान में। हिमानीकृत मैदान में जो है, जिसको हम ग्लेशिएटेड प्लेट्यू के रूप में जानते हैं, उसमें क्या होता है कि हिम की रगड़ और जमाव द्वारा होता है। रगड़ क्या होती है? घिसाना। हिमानी जब चलती है तो उसमें मौजूद मलबा जो है वो ज़मीन पर रगड़ता हुआ जाता है, रगड़ते जाते हुए उसको घिसा देता है, रेगमार की तरह काम करता है, किसी रेती की तरह से काम करता हुआ ज़मीन को घिसाता हुआ चलता है और घिसाने से उसके सब कोने वोने, ऊंचाइयों को लेवल करता हुआ चलता है ग्लेशियर, हिमनद। तो वो जब है वो रगड़ से या जमाव द्वारा जो तैयार किया जाता है
मैदान उसे हम हिमानीकृत मैदान या ग्लेशिएटेड प्लेट्यू के रूप में जानते हैं। कनाडा में, स्वीडन में, फिनलैंड में इस प्रकार के मैदान काफ़ी भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं जो हिमानी द्वारा तैयार किए जाते हैं, क्योंकि ये उच्च अक्षांशों वाले देश हैं, यहाँ पर हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है और जो बर्फ़ होती है कई बार अपने ही बाहर से टूट करके ढलान की ओर खिसकना शुरू कर देती है, जिसे हिमानी कहा जाता है। हिमानी और एवलांच में पहले भी आपको फ़र्क बताया था कि हिमानी और हिमस्खलन में क्या फ़र्क है। हिमानी धीरे धीरे बहती है जिसकी गति पूरा दिन में 5 से 6 इंच हो सकती है, जबकि एवलांच तेज गति से बर्फ टूट करके नीचे गिरती है, इसकी गति 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की भी हो सकती है। हिमानी से तो बच सकते हैं, हिमानी का मूवमेंट तो आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन एवलांच से बचना बहुत मुश्किल है। एवलांच कुछ सेकंड्स में ही आप तक पहुंच करके आपको तबाह और बर्बाद कर सकता है। अगर आपने बाहुबली देखी हो मूवी, तो उस बाहुबली मूवी में एक सीन था कि जिसमें दुश्मन आते हैं और हीरो जो है वो हीरोइन को लेकर के और एक बोट सी बना करके बर्फ़ में फिसलता हुआ जाता है, उसके पीछे जो बर्फ़ भागती हुई आती है उसे हम एवलांच कहते हैं। जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में और ऊंचे इलाकों में एवलांचेस आते रहते हैं और एवलांचेस बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, इसमें दबने से कई व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है। हिमानी बहुत धीरे धीरे से बर्फ़ का बहना, हिमनद उसको बोलते हैं। फिर आए वायु घर्षित मैदान। वायु घर्षित मैदान कौन से होते हैं? वो जो वायु द्वारा तैयार होते हैं। वायु जब बहती है तो उनमें मौजूद रेत मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों को घिसाती हुई चलती है। रेत भी यहाँ पर रेगमार का काम करती है और चट्टानों को घिसाती है, तोड़ती है, गोल गोल कर देती है और कई आकृतियों में ये हवा जो है उनको बदलती रहती है जो चट्टानें वहाँ पर मिलती हैं। इसी तरह से इन इलाकों में यांत्रिक अपक्षय भी बहुत होता है। अपक्षय हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या होता है? वेदरिंग क्या होती है? अपक्षय क्या होता है? चट्टानों की टूट फूट, अपने ही स्थान पर चट्टानों का टूट फूटना या टूट फूट की क्रिया को वेदरिंग कहते हैं। टियर एंड वियर्स ऑफ रॉक्स इज नोन एज वेदरिंग। और वेदरिंग के प्रकार भी आपको बताए थे कि 3 प्रकार की वेदरिंग होती है, यांत्रिक, मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। यानी कि यांत्रिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। लेकिन इस इलाके में, हवा वाले इलाके में यांत्रिक अपक्षय द्वारा अपर्दन होता है और अपर्दन के बाद जो है पूरा का पूरा मरुस्थल में वो एक मैदान के रूप में बट जाता है, जिसे कि पैडी प्लेन के नाम से जाना जाता है, जिसे कि विंड इरोडेड प्लेन भी कहा जाता है। वायु द्वारा घर्षित, घिसाने के बाद जो मैदान बना है वो इस कैटेगरी में आता है। ये सारा मरुस्थल में, भारत के मरुस्थल में, आपको थार मरुस्थल में, अरब मरुस्थल में इस प्रकार की आकृतियां आपको, इस प्रकार के मैदान आपको काफ़ी भारी मात्रा में देखने को मिल सकते हैं। फिर आ जाए हमारे पास कास्ट टोपोग्राफी, कास्ट के मैदान। अब कास्ट जो है इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कास्ट क्या है? चूना प्रदेश की आकृतियों को हम कास्ट प्रदेश कहते हैं, लेकिन चूने को अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो कहीं भी कास्ट नहीं लिखा हुआ। लेकिन हम जब चूने प्रदेश में आकृतियों का अध्ययन करते हैं या चूने के बारे में बात करते हैं तो उन्हें हम कास्ट टोपोग्राफी या कास्ट मैदानों के बारे में कह करके संबोधित करते हैं। क्यों कास्ट इन्हें कहा जाता है? दरअसल चूना प्रदेश की जो आकृतियां वो सबसे पहले पूर्व युगोस्लाविया, अब तो युगोस्लाविया टूट गया, पूर्व युगोस्लाविया के एक क्षेत्र में सबसे पहले खोजी गई। उसका नाम था कास्ट डिस्ट्रिक्ट। और वो जो डिस्ट्रिक्ट था वहां पर जब इस प्रकार की आकृतियां मिली तो उसका नाम ही कास्ट टोपोग्राफी रख दिया गया। और बाद में जिन जिन दुनिया के स्थानों पर इस प्रकार की स्थलाकृतियां मिली उन सबको हम लोग कास्ट टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं। वैसे ही जैसे आप, आगरे का पेठा बहुत मशहूर है, पेठा ज़रूर आगरे में बना होगा, लेकिन ऐसे पेठे जो है इंडिया के कोने कोने में बन रहे हैं, नाम अभी भी आगरे का पेठा चल रहा है। रेवाड़ी की बर्फ़ी पूरे भारत में मिलती है पर नाम रेवाड़ी की बर्फ़ी चल रही है। तो जिसका नाम प्रसिद्ध हो जाता है, इसी प्रकार से कास्ट टोपोग्राफी जो है वो भी प्रसिद्ध हो गई है। और चूना प्रदेश की आकृतियां जहां जहां भी विश्व में मिलती हैं
इवन भारत में भी अगर मिलती हैं तो हम उन्हें कास्ट टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं। कास्ट टोपोग्राफी का मतलब क्या है? चूना प्रदेशों की आकृतियां। चूना प्रदेश की कैसे करता है कि ये इसको हम अंडरग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म्स ही बोलते हैं, क्योंकि पानी जमीन के अंदर जाकर के चूने को घोल देता है और घोल करके नई नई आकृतियां निर्मित करता है। तो ये जो आकृतियां बनाता है, अगर इसमें मैदान बनते हैं तो फिर हम उसे कास्ट प्लेन्स के नाम से, चूना प्रदेश के मैदान के नाम से जानते हैं। भारत में नैनीताल में, अल्मोड़ा में, उत्तराखंड में, देहरादून में चले जाएं आपको बहुत ज़्यादा कास्ट टोपोग्राफी देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में चले जाएं वहाँ आपको मिलेगी, यूपी में चले जाएं वहाँ पर आपको देखने मिलेगी, नैनीताल अल्मोड़ा में भारत में, हिमाचल में चले जाएं वहाँ पर आपको कास्ट टोपोग्राफी या चूना प्रदेश की आकृतियाँ देखने को मिलेंगी। बहुत से एग्जाम्पल है, कई जगह पर गर्म पानी के कुंड मिलते हैं कि भाई देखो आसपास बर्फ़ है, बीच में गर्म पानी निकल रहा है। तो जहाँ गर्म पानी निकल रहा है इसका मतलब वो चूना प्रदेश है और चूना के साथ रिएक्शन करके पानी गर्म होकर के बाहर निकल रहा है। ऐसे गर्म पानी के कई कुंड, कई झीलें आपको मिलेंगी, हॉट वाटर स्प्रिंग मिलेंगे। अगर कहीं मिलते हैं तो इसका मतलब है कि चूना प्रदेश कहीं आसपास ही है। तो गर्म पानी का स्रोत जहाँ मिले वो चूना प्रदेश में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसी प्रकार से अगर विश्व की बात करें तो यूगोस्लाविया, जिसका भी जिक्र किया, पूर्व यूगोस्लाविया, फ्रांस में इस प्रकार की आकृतियाँ काफ़ी मात्रा में देखने को मिलती हैं। इस प्रकार के मैदान जो हैं, कास्ट मैदान, इन इलाकों में देखने को मिलते हैं। तो ये मैदानों का प्रकार था। अब आ जाए डेपोजिशनल प्लेन्स, ऐसे मैदान जो निक्षेपण से बनते हैं, जो जमाव से बनते हैं। किस किस के जमाव से बनते हैं? जैसे एल्यूवियल, जलोढ़ या कांपीय मैदान, एल्यूवियल प्लेन्स। अब ये कहाँ बनेंगे? उन इलाकों में बनेंगे जहां पर के नदी मिट्टी को अपने साथ बहाकर लाती है और बाद में मैदानों में जमा देती है। ऐसे मैदान जो होंगे उन्हें हम जलोढ़ मैदान, जैसे आपका पंजाब का मैदान है, बंगाल का मैदान है, यूपी का मैदान है, ये जो मैदान बने हैं ये सब कांपीय मैदान हैं, ये सब जलोढ़ मैदान हैं। खासकर डेल्टाई भाग। डेल्टा क्या होता है? जहां पर नदी समुद्र से मिलती है और कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? डेल्टा। नदी चलती है और कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? डेल्टा। यानी कि ये नदी अगर चल रही है, आगे जाके कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। अब क्यों हो जाती है इसका अध्ययन हम अगली किसी क्लास में करेंगे। तो ये जो त्रिकोण आकृति बनती है समुद्र के किनारे, इसे हम डेल्टा कहते हैं, इसे डेल्टा कहते हैं। और आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के बनाती हैं। भारत और बांग्लादेश, बंगाल और बांग्लादेश के बीच में है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन। और सुंदरबन का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में सुंदरी नामक वृक्ष मिलते हैं, सुंदरी नामक पेड़ यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए इसे सुंदरबन के नाम से जाना जा सकता है। विश्व के सर्वाधिक घने जंगलों में से, खतरनाक जंगलों में से एक है सुंदरबन। और ये जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये जो डेल्टाई भाग होते हैं बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ष ये नदी आकर के नई मिट्टी यहाँ पर बिछा देती है और नई मिट्टी बिछने से ये एरिया काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है, डेल्टाई भाग। इस प्रकार के जो मैदान तैयार होते हैं उन्हें एल्यूवियल प्लेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्लेन क्या है? हेमोड या ग्लेशियो फ्लूवियल प्लेन्स, जो कि ग्लेशियर से जो तरल पदार्थ या पानी या बहकर के मटेरियल निकलता है वो जब जाकर किसी क्षेत्र में बिछ जाता है तो उसके द्वारा तैयार मैदान को हम हेमोड मैदान के रूप में जानते हैं। इसमें क्या होता है? टिल प्लेन, टिल प्लेन क्या कि कंकड़ पत्थरों का जमाव से जो मरुस्थल बनता है वो इसमें शामिल हो जाता है। आउटवाश प्लेन, जब हिमानी खत्म होती है और आखिर में उसका पानी बह जाता है, बहता हुआ पानी अपने साथ कंकड़ पत्थर, रेत, बजरी लेकर आता है और नीचे के क्षेत्र में दूर तक बिछा देता है, उसे हम लोग आउटवाश प्लेन के नाम से जानते हैं। कि ऐसा प्लेन जो कि आउटवाश प्लेन है,
जो कि हिमोड या हिमानी ने तैयार किया है। इसके बाद लोएस्ट प्लेन, अभी आपको बताया था पहले कि लोएस्ट प्लेन कहाँ किसके द्वारा तैयार होता है? वायु के द्वारा। वायु जाकर के मिट्टी बिछा देती है किसी दूसरे स्थान पर, और वहां पर बिछी हुई मिट्टी से मैदान तैयार होता है, जिसे कि लोएस्ट मैदान के रूप में जाना जाता है। यह भी उपजाऊ मैदान है, चाइना में मिलता है, अर्जेंटीना में है, कैस्पियन सागर के आसपास भी इस प्रकार के लोएस्ट मैदान देखने को मिलते हैं। तो लोएस्ट मैदान कौन से हैं? ऐसे मैदान जो कि हवा द्वारा, वायु द्वारा मिट्टी को उड़ा करके ला करके बिछा देती है, तब उसे लोएस्ट का मैदान कहते हैं। फिर वही लावा प्लेन। लावा प्लेन आपको पहले भी बताया था कि ज्वालामुखी जब फटता है या उसके बीच में से लावा उबल के बाहर आकर के फैलता जाता है, और गर्म लावा फैलता जाता है और बाद में एक समतल एरिया में जाकर वो जम जाता है, तो वो एक लावा मैदान के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, लावा मैदान के रूप में बन जाता है। दक्षिण भारत में जो हमारा दक्षिण भारत का पठार है, जिसे दक्कन का पठार के नाम से आप जानते हो, वो एक प्रकार का लावा मैदान है। इसे दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। पिछली क्लास में भी आपको बताया था दक्कन ट्रैप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में लावा जाके फंस गया, फंसने के बाद वहाँ ही ठंडा हो गया था और ट्रैप हो गया था, इसीलिए इसे दक्कन ट्रैप के रूप में या नाम से जानते हैं। तो ये क्या है? लावा मैदान। फिर झील, झील के जो मैदानी प्रदेश होते हैं, लेकोस्टेनी जो झील है, ये क्या झीलें हैं? झील मैदान अभी आपको बताया, या तो झील ऊपर उठ जाए या झील सूख जाए, तो उसके जो पदार्थ होते हैं उससे जमा हुआ पदार्थ जो है वहाँ एक मैदान का रूप ले लेते हैं, जिसे कि झील द्वारा तैयार मैदान कहा जाता है। हंगरी में इस तरह के मैदान आपको देखने को मिलते हैं। प्रेरीज का जो मैदान है, घास का बड़ा मैदान है, वो भी इसी प्रकार का एक प्रमुख मैदान माना जाता है, डेपोजिशनल प्लेन्स। अब आ जाए आप वैलीज। वैलीज क्या होती है? घाटियां। घाटियां आपको बताया था कई प्रकार की होती हैं। सिंक्लाइनल वैली, सिंक्लाइन आपको बताई थी क्या होती है सिंक्लाइन। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन क्या होती है कि जब मोड़दार पर्वतों पर उठे हुए भाग को हम एंटीक्लाइन बोलते हैं और इसे सिंक्लाइन कहा जाता है। तो जो धसा हुआ भाग है, गहरा भाग है, इसको भूसनती या अभ्युन्नति घाटी के रूप में जाना जाता है। उठा हुआ भाग जो है वो तो एंटीक्लाइन होता है और नीचे वाला भाग सिंक्लाइन होता है। तो जो ये घाटियां हैं जो मोड़दार पर्वतों के नीचे देखने को मिलती हैं, इन्हें हम अभ्युन्नति घाटी के रूप में जानते हैं, सिंक्लाइन वैली के रूप में जानते हैं, और माना जाता है कि इसी प्रकार की एक सिंक्लाइन छिछले सागर से ही हिमालय की उत्पत्ति भी हुई है। फिर आ जाएं आप रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली क्या होती है? कठोर प्रदेशों में जब दरार आ जाती है तो ये क्षेत्र इधर जाता है, ये दबाव बाहर की ओर जाता है, बीच का क्षेत्र नीचे की ओर धंस जाता है, तो एक प्रकार की घाटी बन जाती है। ये जो घाटी बनती है इसे भ्रंश घाटी के रूप में जाना जाता है। इसे जो है वो रिफ्ट वैली के रूप में इसको जानते हैं। रिफ्ट वैली की जहाँ तक बात है तो आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली कौन सी है? वही जिसमें दुनिया की सबसे लंबी नदी बहती है। कौन सी? रिवर नाइल। तो नील नदी की घाटी जो है वो खुद एक रिफ्ट वैली में बह रही है, वो खुद एक जो है भ्रंश घाटी में बह रही है, और इसीलिए नील नदी का उपयोग सबसे ज़्यादा मिस्र ही कर पाता है, क्योंकि मिस्र में ये नदी मैदानों तक आई थी। मिस्र में ढलान कम हो जाती है तो ये नदी ऊपर आकर मैदानों में बिछाती है मिट्टी और उसका फ़ायदा देती है। बाकी देशों में ये नदी देश के धरातल से नीचे बहती है, इसलिए बाकी देशों में इसका बहुत कम इस्तेमाल हो पाता है नील नदी का, क्योंकि वो एक भ्रंश घाटी में बहती है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो आईएएस में और आरएस में कई बार पूछा गया है कि भारत का सामान्य ढलान पूर्व की ओर है। भारत की सभी बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन दो बड़ी नदियां
नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर जाती हुई अरब सागर में गिरती हैं। कारण, जबकि सामान्य ढलान आपका पूर्व की ओर है, तो ये दो नदियां पश्चिम की ओर क्यों जा रही हैं? कारण यही कि ये दोनों नदियां भी भ्रंश घाटी में बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं वो भी इसी भ्रंश घाटी में बहती हैं, इसी प्रकार की भ्रंश घाटी में बहती हैं, इसलिए उनका ढलान जो है वो पश्चिम की तरफ है और जो नदियां हैं वो अरब सागर में जाकर के गिर रही हैं। तो भ्रंश घाटी क्या होती है? कठोर इलाके में जब धंस जाता है तो ये भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाता है। फिर आ जाए रिवर वैली। नदी क्या करती है कि पहाड़ को काट करके गहरी घाटी बनाती है। वही घाटी जब बहुत गहरी हो जाती है तो फिर वो कैनियन बन जाता है और फिर वो लास्ट में गॉर्ज बन जाता है। आप देखें कि वी आकार की घाटी में ढलान थोड़ा मंद है, गॉर्ज में और मंद है, कैनियन में और मंद है, और गॉर्ज में तो बिल्कुल ही संकरा हो जाता है। अगर आप हाथ के इशारे से समझना चाहें तो ये यू आकार की घाटी है। कौन सी घाटी है? यू आकार की। ये क्या आकार की घाटी है? वी आकार की घाटी है। ये क्या हो गया? कैनियन। और इसको और जोड़ दूंगा, इतनी गहरी घाटी बन गई तो ये बन गया गॉर्ज। गॉर्ज को आई शेप वैली भी कहते हैं। यू शेप वैली, वी शेप वैली और ये आई शेप, कैपिटल आई बिल्कुल खड़ा होता है। इसकी दीवारें, इसकी ढाल है बिल्कुल दीवार की तरह से खड़ी है। तो गॉर्ज और कैनियन में क्या फर्क है? आप देखें कि ये गॉर्ज बहुत संकरा है, कैनियन थोड़ा बड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन आपको बताया ही था, कौन सा था? ग्रांड कैनियन, जो कि कोलोराडो नदी पर द्वारा बनाया जाता है। तो ये रिवर वैलीज कहलाती हैं सारी की सारी। ग्लेशियर वैली में यू आकार की घाटी जो अभी आपको बताई, दरअसल ग्लेशियर कोई घाटी नहीं बनाता है। ग्लेशियर क्या करता है कि नदी द्वारा पहले से ही तैयार वी आकार की घाटी में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद इसको घिसा करके वी आकार की घाटी को घिसा करके इसको यू आकार में ये बीज की घिसा देता है सारी की सारी, और इसको यू आकार की घाटी में परिवर्तित कर देता है। तो वी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी में क्या फर्क है? वी आकार की घाटी नदी द्वारा निर्मित होती है और यू आकार की घाटी हिमानी द्वारा निर्मित होती है। और हिमानी यू आकार की घाटी अपने आप नहीं बनाती है, बल्कि पहले से तैयार वी आकार की घाटी में घुस करके उसको घिसा करके और फिर उसे यू आकार की घाटी में परिवर्तित करती है। ये वी आकार की घाटी है, ये हिमानी घुस गई और घिसाना शुरू कर दिया, घिसाते घिसाते तली इसकी चौड़ी हो गई और इस तरह से यू आकार की घाटी में ये कन्वर्ट हो गई। तो जो हिमानी है वो अपने आप नहीं बनाती है, बल्कि वी आकार की घाटी में घुस करके नई घाटी का निर्माण करती है। एक होती है ब्लाइंड वैली, चुना प्रदेश में मिलती है। इसमें नदी किसी घाटी में घुस जाती है और फिर कहाँ से निकलती है हमें नहीं मालूम। हालांकि रिसर्च करने के बाद पता लग सकता है कहाँ से निकलती है, लेकिन जिस जगह आप खड़े हो वहाँ से आप नदी को उस घाटी में जाते हुए तो देख रहे हो, पर आगे कहाँ निकल रही है वो आपको नहीं दिखेगी। तो चूंकि आपको नहीं दिख रही, आपको पता ही नहीं है कि ये घाटी कितनी गहरी है, ये नदी कहाँ निकलेगी, इसलिए हम इसे ब्लाइंड वैली के रूप में जानते हैं, अंधी घाटी के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर ये घाटियाँ कास्ट टोपोग्राफी में मिलती हैं। पहले जाकर के कोई नदी सिंक होल में घुस जाएगी और सिंक होल में घुसने के बाद वो नदी गायब हो जाएगी। जब वो गायब हो जाएगी तब हम उसे अंधी घाटी के रूप में जानते हैं। अब ये हमने घाटियों के बारे में बात की, थोड़ी सी झीलों के बारे में भी बात करें। झीलें क्या चीज होती है? झील धरातल पर मौजूद गहरा खड्डा होता है जिसमें पानी भर जाता है। आपको पता है कि झीलें बहुत विश्व में कई जगह मिलती हैं, पर कुछ प्रमुख झीलें विश्व में मिलती हैं, उनकी लोकेशंस आप देख लो। ये सबसे फेमस झीलें हैं, 5 झीलें जो हैं अमेरिका की, लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। ये सबसे प्रसिद्ध झीलें हैं विश्व की, जिन्हें की अमेरिका की प्रसिद्ध 5 झीलें भी कहा जाता है। इसके ऊपर जो है वो विनीपेग झील है, फिर ग्रेट स्लेव झील है, ग्रेट बेयर लेक है। ये अमेरिका की झीलें हैं, नॉर्थ अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका में अभी आगे नाम आएगा विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका,
ये इक्वाडोर के पास है टिटिकाका। ये नेविगेबल है, यानी इसमें क्या है, नौकाएं भी चल सकती हैं। इससे ऊंची झीलें भी हैं, आगे आपको बताऊंगा, लेकिन नौका वहन वाली जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा चलती हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, नाम कैस्पियन सागर है पर यह विश्व की सबसे बड़ी झील के रूप में जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर जो कि अमेरिका में है, उसे माना जाता है। अरल सागर के बारे में खास बात कि ये झील जो है लगातार श्रिंक हो रही है, सूख रही है। आज से 20-25 साल पहले बहुत बड़ी थी पर अब सूख रही है धीरे धीरे। बालकश लेक, हुक की तरह से इसकी आकृति, रशिया में। तो अरल सागर जो है वो फिर बालकश, फिर बेकाल झील। बेकाल के बारे में भी आपसे, जो बनाना शेप है, केले की आकृति में है ये बेकाल झील, और विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है ये बेकाल झील, और भारतीय मानसून पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कश्मीर पे आ जाए तो सबसे बड़ी झील भारत की वुलर झील, मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील। कश्मीर की डल झील, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का उड़ीसा में है, खारे पानी की लैगून झील भी बोलते हैं। अफ्रीका में यहाँ चाड झील है, यहाँ रुडोल्फ झील है। ये विक्टोरिया झील है, नील नदी की घाटी के साथ साथ चल रही है। विक्टोरिया झील बहुत बड़ी है। टांगानिका, विश्व की सबसे लंबी नदियों में से, लंबी झीलों में से एक झील टांगानिका। मालवी झील जो है अफ्रीका की बहुत फेमस झीलें हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखें झीलों के बारे में, तो पहले भी आपको बताया कि विश्व की सर्वाधिक झील जो लंबी है, वो जो विश्व की सर्वाधिक लंबी झील है टांगानिका लॉन्गेस्ट, 660 किलोमीटर लंबी झील है। 660 किलोमीटर लंबी झील टांगानिका झील है। लेक बैकाल, बहुत गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील, 1637 मीटर गहरी है ये झील लेक बैकाल। अच्छी तो है बहुत ये तेरी झील सी आंखें, अच्छी तो हैं बहुत ये तेरी झील सी आंखें, दिल इसलिए डरता है कि गहराई बहुत है। तो गहराई जो है इस बैकाल लेक में सबसे ज्यादा है, 1637 मीटर गहरी है ये। टांगानिका झील जो है अफ्रीका की सबसे लंबी झीलों में से 660 किलोमीटर लंबी है। कैस्पियन सागर के बारे में आपको पता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो कैस्पियन सागर है। लेक सुपीरियर फ्रेश वाटर की लेक है। लेक सुपीरियर क्या है? फ्रेश वाटर, यानी कि ताजे पानी की या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर है। इसी तरह से सबसे ऊंची जो झील है वो है ओजस डेल साल्डो। ओजस डेल साल्डो सबसे ऊंची झील है, लगभग 6390 मीटर की ऊंचाई पर यह झील स्थित है। ओजस डेल साल्डो सबसे ऊंची झील है, लेकिन हाईएस्ट नेविगेबल झील, नेविगेबल झील अभी आपको बताया कि वो झील जो कि जिसमें के नौकाएं चलती हैं, जिसमें के नावें चलती हैं, और वो जो झील है नावें चलने वाली है वो हाईएस्ट झील है टिटिकाका की झील। टिटिकाका की जो झील है वो इक्वाडोर में है। और इसी प्रकार से जो है वो डेड सी के बारे में और बता दें कि ये जो है विश्व के सबसे नीची झीलें जो हैं उनको कहा जाता है डेड सी को, जो कि सागर के तल से बहुत ही नीचे है। सागर के तल से जो है काफ़ी नीचे पाई जाती है ये डेड सी की झील जो है, लोएस्ट झील है ये। और इसके बारे में एक और बात है कि इसमें लवणता बहुत ज़्यादा होती है, इसमें खारापन बहुत ज़्यादा है, और खारापन इतना ज़्यादा है इसमें कि आदमी अगर इसमें छलांग भी मार देगा तो वो डूबेगा नहीं। डेंसिटी पानी कितनी ज़्यादा है कि आदमी डूबेगा नहीं, और वो जिसको तैरना नहीं आता वो भी नहीं डूबता, क्योंकि खारापन इसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये तो झीलों की मुख्य बातें हैं। अगली हम क्लासेस में सिलेबस के हिसाब से जो अन्य टॉपिक हैं उनका अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो बेस बुक रहेगी वो 11th-12th की आरपीएससी की जो पुरानी किताब है वो रहेगी, और साथ में महेश कुमार बरनवाल की जो किताबें हैं उनको हम बेस मान करके चल रहे हैं। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हों, हमारा एक लाइव सेशन होगा, उसमें आप अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हैं। और कोई चीज़ अगर आपको समझनी हो, टॉपिक समझना हो, तो उसके बारे में भी आप हमारी टीम को मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।